हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th सिविक्स सेकेंड लेसन फेडरलिज्म के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे। आज जो हमें देखना है वो संघीय शासन व्यवस्था को गठित करने के तरीके, यानी जो फेडरेशन सिस्टम है वो कितने प्रकार से उसका फॉर्मेशन हो सकता है या उसको कितने प्रकार से फाउंड किया जा सकता है या गठित किया जा सकता है। तो संघीय शासन व्यवस्था को गठित करने के आम तौर से या कहें कि दो तरीके होते हैं। मतलब एक प्रकार से कहें कि टू टाइप्स हैं या दो तरीके हैं जिनकी तरह फेडरेशन व्यवस्था को गठित करता है। पहला तरीका है जिसमें कहा जाता है कि कई स्वतंत्र देश, यानी कि फर्स्ट नंबर पर कहें कि इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स बिग यूनिट, यानी कई स्वतंत्र राष्ट्र आपस में एक हो जाएं या मिल जाएं, यानी इन्वॉल्व इंडिपेंडेंस स्टेट। जितने भी इंडिपेंडेंस स्टेट हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं और एक हो जाएं, ठीक है ना। और ये सभी स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक अलग कंट्री का निर्माण करें या एक अलग कंट्री या एक अलग फेडरेशन संघीय शासन की व्यवस्था का निर्माण करें। इसके अंतर्गत स्टेट होंगे। स्टेट कौन होंगे? ये जितने स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर आए हैं ये सभी अलग अलग एक स्वतंत्र स्टेट गवर्नमेंट के रूप में गठित होंगे या स्टेट के रूप में गठित होंगे। और ये सभी स्टेट क्या होंगे? यूजुअली हैव इक्वल, मतलब कि इसमें अगर कहें हैव इक्वल, यानी ये सभी जो है एक समान होंगे, यानी इन सभी को एक समान पावर होंगे। बस ये स्टेट जो थे, जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे, यानी जो स्वतंत्र देश थे, वो क्या किए? इन्वॉल्व होकर एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं और सभी कंट्री एक अलग अलग स्टेट के रूप में बनते हैं और ये एक प्रकार से सभी समान अधिकार या समान अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो कई स्टेट मिलकर एक बिगेस्ट यूनिट का निर्माण करते हैं और वह जो है अलग अलग स्टेट मिलकर एक यूनिट बनाएंगे। बाकी फेडरेशन में समझते हैं एक ऊपर जो होगा इन सभी से मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है ना, और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट बनते हैं। ओके, सेकंड में आते हैं। जो सेकंड सिस्टम है, तरीका है, उसमें होता है कि एक इंडिपेंडेंस कंट्री, यानी एक लार्ज जो इंडिपेंडेंस कंट्री है वो जो है लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइडेड, यानी कि एक लार्ज इंडिपेंडेंस ऐसे कर दें, एक बड़ा स्वतंत्र राष्ट्र, एक बड़ा स्वतंत्र राष्ट्र, यानी कि एक लार्ज इंडिपेंडेंस कंट्री अपने डिवीज़न को स्वीकार करे, यानी वो कह दे कि उसका डिवीज़न कर दिया जाए, किसमें? स्टेट में, या उसको राज्यों में बांट दिया जाए, उसमें कई राज्य बना दिए जाएं या कई राज्यों को बना दिया जाता है, ठीक है ना, समझ आ गया। इसमें क्या है? कई स्वतंत्र देश मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं, सभी देश अपनी वास्तविक स्थिति को बनाए रहते हैं, वास्तविक कंडीशन को बनाए रहते हैं और वह स्टेट हो जाते हैं। ओके, यहाँ सभी इक्वल होते हैं। एक चीज और, इस फेडरेशन व्यवस्था में जो स्टेट है वो अधिक पावरफुल होते हैं अपेक्षाकृत किसके? सेंट्रल पे। स्टेट अधिक पावरफुल होगा, यानी वो उसमें ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। और यहाँ पर एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसने अपने अंदर
कई डाइवर्सिटीज़ को, विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कई स्टेट को बनाया है, कई स्टेटों का गठन किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये यहाँ पर अधिक पावरफुल होगी, जबकि स्टेट उसकी अपेक्षाकृत कमजोर होगी। ठीक है ना। तो यहाँ मोर पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यहाँ मोर पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट होगी। कोई समस्या? एक चीज और, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पावर या शक्तियों का डिवीज़न किया जाता है या बंटवारा किया जाता है। ओके, तो दो प्रकार से आपको बता दिया गया कि टू रूट्स हैं, टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्मेड। तो टू रूट्स हैं फेडरेशन फॉर्मेशन के। पहला आप समझ गए, कई बड़ी कंट्रियां, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस कंट्री मिलके एक बड़ी यूनिट तैयार करेंगे, उसके अंतर्गत सभी इंडिपेंडेंस कंट्री अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे, स्टेट बन जाएंगे। यहाँ क्या है, एक बड़ा लार्ज इंडिपेंडेंस कंट्री है और वो अपने अंदर अपनी जो विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए राज्यों में डिवाइड करेंगे और कई राज्यों का गठन करेंगे। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगा, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अधिक पावरफुल होता है। तो अब आते हैं हम भारत पे, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप कभी पढ़ें अमेरिका की क्रांति तो बताया जाता है इंग्लैंड ने अमेरिका में कुल 11 कॉलोनिज्म बनाए थे और वो सभी 11 स्टेट बाद में इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध अभियान किए और जीतने के बाद उन्होंने बनाया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ, 11 स्वतंत्र कंट्री, इंडिपेंडेंस कंट्री ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका को बनाया था। ओके, इसी तरह अमेरिका के बाद आ जाइए स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। कौन? स्विट्जरलैंड। यह भी अनेक स्वतंत्र द्वीप समूहों को मिलाकर बना है। ऑस्ट्रेलिया पूरा महाद्वीप है, यह भी कई इंडिपेंडेंस क्षेत्रों को मिलाकर गठित हुआ है। इसमें आ जाइए जो बड़ी कंट्री है और कई भागों में डिवाइड हो गई है, तो भारत, आपका इंडिया, बेल्जियम भी आपको याद है, उसने भी अपने आप को डिवीज़न किया था। स्पेन एग्जाम्पल है। ओके, समझ आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत भारत के फेडरेशन सिस्टम में सेंट्रल और गवर्नमेंट्स का पावर या शक्तियों को कैसे विभाजित किया गया है। जो अगला टॉपिक है वह है भारत में संघीय व्यवस्था। इसको भी मिटा देते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था यानी इंडिया, फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि भारत में फेडरलिज्म के तहत एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उसके अधीन कई स्टेट गवर्नमेंट हैं, ठीक है ना। भारत में एक थर्ड स्टेट की भी व्यवस्था है, जैसे बेल्जियम में की गई थी, जिसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इंडियन फेडरेशन सिस्टम के अंतर्गत 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। फर्स्ट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड लेवल स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लेवल लोकल गवर्नमेंट। थर्ड लेवल की बात करें तो इनके लिए जो अधिकार पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ही कुछ पावर्स इनको ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है यानी जो भारतीय संविधान है उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के
अधिकार और शक्तियों को डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। तो हम लोग पहले इन दोनों को देखते हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, उसमें किस प्रकार से इनके पावर्स या शक्तियों को बांटा गया है। तो 7th शेड्यूल, इसको मिटाते हैं यहाँ से हम। 7th शेड्यूल है जिसे हम लोग कहते हैं 7वीं अनुसूची। 7th शेड्यूल के तहत या 7th शेड्यूल में केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियों का 3 सूचियों के अंतर्गत विभाजन किया गया है। 3 सूचियों यानी 3 लिस्ट्स, 3 लिस्ट में इनको बांटा गया है या इनके पावर्स को बांटा गया है। जो पहला है उसे कहते हैं संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट के अंतर्गत टोटल 97 सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं और इन 97 सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार होता है, यानी लॉ मेकिंग एंड ऑर्डर्स। तो लॉ को बनाने और उसे लागू करने, डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, लॉ मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इन दोनों का पावर किसे होता है? ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को होता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसके अंतर्गत जानना है, जैसे इनको लिख लेना है, विदेशी मामले। विदेशी मामले, अब इसके विदेशी मामले की अगर हम बात करें तो फॉरेन अफेयर्स। दूसरे नंबर पर है बैंकिंग। ठीक है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको देखने हैं, संचार, कम्युनिकेशन, इसके बाद चौथा कर देते हैं मुद्रा। मुद्रा मतलब करेंसी। पांचवा तार, डाक एवं तार। डाकघर होता है और तार होता है, यानी पोस्टल एंड टेलीग्राम। छठवां, जो छठवां होगा वो रिजर्व बैंक। ठीक है ना, रिजर्व बैंक। ठीक है ना। 7th नंबर पर आते हैं तो रेल। जो रेल चलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। 8वां नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। 9वां जनगणना कराना यानी सेंसस। ठीक है। 10वां पब्लिक सर्विस कह दीजिए या इन्हें कहते हैं लोक सेवाएं। लोक सेवाएं यानी कि पब्लिक सर्विस। तो ये एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट पे है, कौन सा नहीं है। तो ये संघ सूची है जिसमें बताना है 97 सब्जेक्ट हैं, हमने आपको सिर्फ 10 बताए हैं इम्पॉर्टेंट। 97 सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। चलिए बी नंबर देखते हैं।
जो बी नंबर है उसे हम लोग राज्य सूची कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राज्य सूची कहेंगे, यानी कि स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। सीधे यहाँ पर देखें, यहाँ पर करंट में 61 सब्जेक्ट हैं, कहीं पर आपको 66 मिल सकते हैं, उसे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जो स्टेट लिस्ट है इससे 5 सब्जेक्ट को निकालकर आपके जो कॉन्करेंट्स यानी कि समवर्ती सूची है उसमें ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो करंट में आपको इनकी संख्या कितनी याद रखनी है, 61। और इन 61 सब्जेक्ट में कानून बनाने और लागू करने यानी मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन, कानून बनाने और उन्हें लागू करने का पावर ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट को होता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं, पुलिस, ठीक है ना, बी नंबर व्यापार, ट्रेड, ठीक है ना, सी नंबर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, क्या होगा, कॉमर्स। इसके बाद है डी नंबर जैसे सिंचाई यानी कि इरिगेशन, ई नंबर यानी ई की जगह आप 5वां कर दीजिए, 5वें पे आप लोग डाल देंगे पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। 6वां ई के बाद एफ होगा या 6वां कर दीजिए जेल, जेल तो जानते हैं प्रिजन बोलते हैं, प्रिजन। 7वां जो होगा अभी आपको बताए हैं स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना, हमने बताया था इनको जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हीं के कुछ पावर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 8 बाजार, बाजार मतलब मार्केट, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इतना ही कर लीजिए, ठीक। मेला जो लगते हैं, कहीं कहीं मेले आदि का आयोजन होता है, तो मेला जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये हैं स्टेट लिस्ट जिन पे कानून बनाने यानी मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर का पावर ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट को होता है। अब थर्ड देखते हैं, तीसरा। तीसरा है समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट, तो इस लिस्ट के अंतर्गत ऐसे सब्जेक्ट की संख्या 51 सब्जेक्ट, कहीं आपको पुरानी बुक में 47 मिलेगा, हमने बताया था, वहाँ से 5 यहाँ आ गए तो वो 66 से 61 हो गया और ये 47 से 51 हो गया। इस पर दोनों गवर्नमेंट यानी सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर का पावर होता है। दोनों इन क्षेत्रों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी भी कानून को लेकर अगर मतभेद हो जाए, यानी एक ही टॉपिक पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कानून बना दें और वो एक दूसरे के विरोध में, विपक्ष में आ जाएं, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा, यानी यही वैलिड होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है वो इनवैलिड हो जाएगा। समझ आ गया? किसी विषय पर दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं, ला सकती हैं,
लेकिन अगर दोनों के नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर आपस में टकरा गए तो उस कंडीशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ मान्य होगा या वैलिड होगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है ना, जैसे शिक्षा, ठीक है ना। अब आप देखें एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश करती है आपको ऐसे स्कूल चलाना है, ये क्वालिफिकेशन, ये सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट उनके टॉपिक तय करती है, हम किनको कौन कौन से टॉपिक कौन सी बुक पढ़ाएंगे। 1 फॉरेस्ट, इस पर भी फॉरेस्ट के लिए भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था को चलाया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है व्यापार, ऐसे कर दीजिए, जो मजदूर संघ होते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ, मजदूर संघ होते हैं, जो मजदूर होते हैं उनके द्वारा ट्रेड यूनियन गठित किए जाते हैं, ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन से संबंधित जो कानून है वो किसके द्वारा लाया जाएगा, इनसे संबंधित में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो जो है दोनों गवर्नमेंट ला सकती हैं, ठीक है ना। एडॉप्शन, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित कोई अगर मामला है तो वह जो है दोनों गवर्नमेंट इस पर निर्णय लेंगी, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव संरक्षण, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर दीजिए या सिर्फ लिखिए वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। इसके बाद है बाट व माप, बाट व माप, इसे हम लोग कहते हैं पेनल लॉ, इनसे संबंधित कानून। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। न्यूज़पेपर, ओके ये सही है, न्यूज़पेपर। 9 नंबर पर यहां लिख देते हैं 9 नंबर पर तलाक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवोर्स, डिवोर्स। और 10 नंबर पर हम कर देंगे विरासत। कभी कभी उत्तराधिकार का मामला विरासत में चलता है कि इसके विरासत किसको मिलनी चाहिए या इसका कौन स्वामी होगा या किसकी विरासत है, इस पर जो है विवाद होते हैं। तो ये टॉपिक हैं जो आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इनमें कानून बनाने और लागू करने का पावर दोनों गवर्नमेंट को होता है, लेकिन जब दोनों के गवर्नमेंट आपस में टकराएंगे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर माना जाएगा। इसके बाद अभी एक और है जिसे हम रेसिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्लास पे इसके आगे हम लोग देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।